दिल्ली के शाही दरबार में अक्सर गंभीर मसले आते थे, लेकिन एक सुबह का मामला अत्यंत पेचीदा और हृदय विदारक था। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके सामने दो पक्ष खड़े थे। एक ओर शहर का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यापारी सेठ धर्मपाल, और दूसरी ओर एक वृद्ध कमजोर किसान जिसका नाम माधो था। विवाद एक बैल का था। सेठ धर्मपाल ने क्रोधित स्वर में दावा किया कि माधो ने उससे एक शक्तिशाली बैल किराए पर लिया था, जिसे वापस करते समय उसने लापरवाही से मार दिया। सेठ ने बैल की मूल कीमत से 5 गुना अधिक मुआवजे की मांग की। माधो, जिसके पास सिर ढकने के लिए छत भी मुश्किल से थी, रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था कि बैल की मृत्यु अत्यंत स्वाभाविक थी और वो इतनी बड़ी रकम चुकाने में असमर्थ है। अकबर ने सेठ के लिखित अनुबंध को देखा। कानून स्पष्ट था, नुकसान होने पर किराएदार ही जिम्मेदार होगा। अकबर का हृदय गरीब किसान के लिए द्रवित हुआ, पर न्याय की कसौटी पर वो विवश थे। उन्होंने भारी मन से घोषणा की, कानून सेठ धर्मपाल के पक्ष में है। गरीब माधो वही जमीन पर बैठ गया, निराशा से टूटकर। तभी दरबार के कोने से बीरबल आगे आए। बीरबल ने आगे बढ़कर आदाब किया। जहांपनाह, कानून का सम्मान सर्वोपरि है और सेठ जी का दावा उनके अनुबंध के अनुसार सही प्रतीत होता है, लेकिन न्याय केवल शब्दों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्य के मूल आधार पर टिका होना चाहिए। अकबर ने अपनी भौहें उठाई, उत्सुकता से बीरबल की ओर देखते हुए। बीरबल ने सेठ धर्मपाल की ओर रुख किया। सेठ जी, ये बैल जिसकी मृत्यु माधो के खेत में हुई, क्या वो उस समय तक आपकी संपत्ति था, जब तक कि वो माधो को सुरक्षित वापस नहीं लौटा दिया जाता? सेठ ने तुरंत हामी भरी, निश्चित रूप से। जब वो मरा तो नुकसान मेरा हुआ, इसलिए मुआवजा माधो को देना होगा। बीरबल ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, तो सेठ जी, मेरी साधारण बुद्धि एक बात नहीं समझ पा रही है। यदि बैल की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई और माधो उसे आपको मृत अवस्था में नहीं लौटा पाया, तो ये अनुबंध का उल्लंघन हुआ। लेकिन अगर बैल, जो आपकी संपत्ति था, माधो के पास रहते हुए मर गया, तो क्या आपने ये सुनिश्चित किया था कि आपका बैल सही सलामत था? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी चाल चल दी थी। उन्होंने सेठ को फंसाया नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी के अर्थ को ही घुमा दिया था। सेठ की आंखों में क्रोध और हड़बड़ाहट थी। उसने तुरंत पलटवार किया, ये कैसा तर्क है बीरबल? जब मैंने अपना बैल माधो को सौंपा तो ये पूरी तरह स्वस्थ था। एक बार जब मेरी संपत्ति दूसरे के हाथ में जाती है, तो उसे सही सलामत वापस लौटाने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है, न कि मालिक की। यदि हर कोई ऐसा तर्क देने लगे, तो कोई भी व्यापारी किसी गरीब को मदद के लिए कुछ नहीं देगा। बीरबल ने आराम से अपनी पगड़ी ठीक की। सेठ जी का कहना बिल्कुल उचित है, जहांपनाह, उन्होंने विनम्रता से कहा। लेकिन यदि यह सिद्ध हो जाए कि बैल पहले से बीमार था या उसकी आयु ढल चुकी थी और उसकी मृत्यु स्वाभाविक थी, माधो की लापरवाही से नहीं हुई, तो क्या यह दोष उस पर डालना न्याय संगत होगा, जिसने ईमानदारी से काम किया? माधो को बैल की मौत का मुआवजा देने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मौत माधो की वजह से ही हुई थी। बादशाह अकबर, जो अब तक सेठ के पक्ष में थे, इस तर्क की गहराई को समझकर शांत हो गए। न्याय की गुत्थी उलझ चुकी थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो इसे सिद्ध कैसे किया जाए? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, सच्चाई बैल के शरीर और सेठ के व्यवहार में छिपी है। उन्होंने आगे कहा, हम 2 चीजें करेंगे। पहला, राज्य के सबसे अनुभवी पशुपालक को बुलाकर मृत बैल की आयु, दांत और शरीर के सामान्य चिन्हों की जांच करवाएंगे। यदि पशु पहले से ही कमजोर या बूढ़ा था, तो मौत स्वाभाविक मानी जाएगी। दूसरा, यदि बैल वास्तव में स्वस्थ था और मृत्यु माधो की गलती से हुई, तो बैल के शरीर पर संघर्ष या चोट के निशान अवश्य मिलेंगे। लेकिन यदि माधो निर्दोष सिद्ध हुआ, तो सेठ को अपने पुराने
और संभवतः बीमार बैल का मूल्य वसूलने का प्रयास छोड़ना होगा। बीरबल ने आगे कहा, एक और बात, यदि सेठ अपने पशु से इतना प्रेम करते थे तो वो माधो को काम पर भेजने से पहले बैल की सेहत की जांच क्यों नहीं कर पाए? न्याय का तराजू ये नहीं देखता कि किसका पलड़ा भारी है, बल्कि ये देखता है कि साक्ष्य क्या कहते हैं। अकबर ने बीरबल के तर्क को समझा और तुरंत अनुभवी पशुपालक को राज दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। अनुभवी पशुपालक कुछ ही क्षणों में राज दरबार में हाजिर हुआ। वो सीधा उस स्थान पर गया जहां मृत बैल को रखा गया था और उसने अत्यंत बारीकी से उसकी जांच शुरू की। उसने बैल के शरीर, उसके खुरों और मुंह के अंदरूनी भाग का निरीक्षण किया। राज दरबार में लौटकर उसने अकबर के सामने अपना सिर झुकाया और अपनी रिपोर्ट पेश की। उसने कहा, जहांपनाह, बैल की मृत्यु अत्यधिक श्रम या किसी शारीरिक चोट से नहीं हुई है। ये बैल बुढ़ापे और गंभीर अंदरूनी रोग से पीड़ित था, जिसकी शिराएं अत्यंत कमजोर थी। थोड़ी सी भी थकान इसके लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। माधो के शरीर पर संघर्ष का कोई निशान न मिलना इस बात को पुख्ता करता है कि बैल ने विरोध नहीं किया। ये एक प्राकृतिक मृत्यु है। सेठ, जिसने अब तक जीत सुनिश्चित मान रखी थी, ये सुनकर बौखला उठा। उसने चिल्लाकर कहा, यह सरासर झूठ है महाराज। ये गरीब और इस पशुपालक की साजिश है। लेकिन अकबर का माथा ठनक चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वो केवल अमीर की जुबान पर यकीन करके कितना बड़ा अन्याय करने वाले थे। अकबर ने सेठ की ओर घूर कर देखा। उनका चेहरा क्रोध और आत्मग्लानि से लाल हो उठा था। बस करो सेठ, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें और तुम्हारा धन का अहंकार तुम्हें अंधा कर चुका है। अकबर ने आवाज सख्त करते हुए कहा, बीरबल ने जो प्रमाण दिए हैं वे अकाट्य है। माधो पूर्णतः निर्दोष है। बादशाह ने तुरंत सिपाही को आदेश दिया कि माधो को सभी आरोपों से मुक्त किया जाए और उसे सम्मान सहित दरबार में लाया जाए। सेठ गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मेरा मतलब वो नहीं था। चुप रहो। अकबर दहाड़े, तुमने न सिर्फ एक गरीब पर झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि अपनी दौलत के दम पर न्याय को खरीदने की कोशिश की। इसके दंड स्वरूप तुम्हें राजकोष में 100 अशर्फिया तुरंत जमा करानी होंगी। इसके बाद अकबर ने माधो की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अब जाकर जीवन लौटा था। माधो, राजकीय कोष से तुम्हें नया और स्वस्थ बैल खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाएगी। बीरबल ने झुककर बादशाह का धन्यवाद किया। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, सच्चा न्याय वही है जो अमीर और गरीब के बीच भेद न करे। न्याय सदन में शांति छा गई। माधो कृतज्ञता से भर गया, जबकि सेठ अपने दंड पर फुसफुसाता हुआ राजकोष की ओर चला गया। अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बादशाह की आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी। ये सुनकर धनपाल का मुंह सूख गया। वो तो बस अपने अहंकार की पुष्टि चाहता था, न कि सच में इतना बड़ा नुकसान झेलना। वो गिड़गिड़ाया, हुजूर, ये तो मेरे आधे कारोबार के बराबर है। ये कैसा न्याय? अकबर ने भौहें चढ़ाई। वो बीरबल के जाल को महसूस कर रहे थे। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, यदि धनपाल इतना अमीर होकर भी शाही न्याय का भार वहन नहीं कर सकता, तो शायद उसकी अमीरी उतनी गहरी नहीं जितनी वो दिखाता है, और तब गरीब रामू का दावा ही सच्चा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब गेंद वापस बादशाह के पाले में थी। बादशाह अकबर ने कुछ देर तक धनपाल की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। उन्होंने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, न्याय कठोर होना चाहिए, पर इतना नहीं कि वो किसी को दिवालिया कर दे। धनपाल सही कहता है, ये दंड अत्यधिक है। हम शाही खजाने को किसी व्यक्ति के डर का आधार नहीं बना सकते। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। हम धनपाल की विनती स्वीकार करते हैं। हम इस मामले में साधारण नियमों का पालन करेंगे। रामू, यदि तुम अपना दावा सिद्ध नहीं कर पाए, तो तुम्हें ही दंड भुगतना होगा।
धनपाल ने राहत की सांस ली। वो मुस्कराया, मानो जीत उसकी हो गई हो। लेकिन बीरबल ने तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपकी दया प्रशंसनीय है, पर यही वो बिंदु है जहां न्याय अपने आप हो गया। धनपाल ने अभी अभी स्वीकार किया कि वो इतना बड़ा नुकसान अपने आधे कारोबार का नहीं झेल सकता। हुजूर, जब एक अमीर व्यक्ति 50 अशर्फियों के मामले को अहंकारवश लंबा खींच रहा था, तब उसे किसी के नुकसान की परवाह नहीं थी। लेकिन जब उसे खुद के नुकसान का डर लगा, तो उसने तुरंत सच्चाई बयान कर दी। उसका ये डर ही रामू के दावे की सच्चाई प्रमाणित करता है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। वाह बीरबल, वाह! तुमने साबित कर दिया कि न्याय तराजू से नहीं, बल्कि तर्क की धार से होता है। बादशाह ने स्वयं को सुधारते हुए कहा, मैंने जल्दबाजी में एक अमीर का पक्ष लिया, क्योंकि मुझे लगा कि गरीब इतने बड़े दावे के लिए झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन मैं भूल गया कि अहंकार झूठ बोलने के लिए अमीरों को प्रेरित करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने तुरंत धनपाल की ओर देखा, जिसका चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था। धनपाल, तुमने न सिर्फ झूठ बोला, बल्कि एक गरीब को पीड़ा दी। तुम्हें रामू को उसकी 50 अशर्फियां तुरंत लौटानी होंगी, और दंड के तौर पर तुमने जो उसे मानसिक कष्ट दिया है, उसके लिए तुम्हें राजकोष में 100 अशर्फियां जमा करनी होंगी। धनपाल ने अपमानित होकर सिर झुका लिया। रामू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बीरबल ने हल्के से रामू की ओर देखा, मानो कह रहा हो कि सत्य हमेशा विजयी होता है, भले ही बादशाह गलती कर दे। रामू ने झुककर पहले अकबर को धन्यवाद दिया और फिर अपने उद्धारकर्ता बीरबल के चरणों को छूने के लिए आगे बढ़ा। अकबर ने देखा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न सिर्फ न्याय किया, बल्कि एक बड़ी गलती होने से बचा लिया। उन्हें अपनी क्षणिक कमजोरी और धनपाल जैसे धूर्त व्यक्ति पर भरोसा करने के लिए पछतावा हुआ। बीरबल, अकबर ने स्नेह और गर्व से आवाज दी, तुमने आज फिर सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरे वजीर नहीं, बल्कि न्याय की मेरी आंखें और मेरे राज्य की बुद्धि हो। रामू को न्याय मिला, पर मुझे भी एक बड़ा सबक मिला है। रामू को उसकी अशर्फियां लौटा दी गई। वो अत्यंत प्रसन्न था। धनपाल, जो अब भी अपमान की आग में जल रहा था, दरबार से बाहर निकल गया। अकबर ने तुरंत घोषणा की कि भविष्य में धन संबंधी मामलों में बीरबल की राय अंतिम मानी जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। वो जानता था कि बादशाह का अहंकार कुछ समय के लिए दबा है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे धनपाल से सावधान रहना था, क्योंकि अपमानित अमीर बदला लेने की ताक में जरूर रहेगा। कुछ सप्ताह शांति से बीत गए, लेकिन धनपाल अपनी योजना को अंजाम देने में लगा रहा। सीधे बीरबल को चुनौती देना संभव नहीं था, इसलिए उसने बादशाह की सबसे बड़ी कमजोरी, उनका अहंकार, पर वार करने का फैसला किया। उसने दरबार के उन ईर्ष्यालु सरदारों को अपने साथ मिलाया जो बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलते थे। एक शाम, जब अकबर इबादतगाह में अकेले थे, धनपाल ने चतुराई से अपनी बात रखी। जहांपनाह, हमने बीरबल को न्याय का अधिकार दिया, लेकिन आपने उन्हें राजकोष की अंतिम राय भी दे दी। अमीर और व्यापारी वर्ग सशंकित है। उनका मानना है कि इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होना आपकी संप्रभुता को कमजोर करता है। कहीं ऐसा न हो कि प्रजा ये समझे कि अब राज्य में बुद्धि नहीं, धन ही बीरबल चला रहे हैं। धनपाल के शब्दों ने अकबर के मन में संदेह के बीज बो दिए। बादशाह को लगा कि शायद उन्होंने आवेश में आकर बीरबल को अधिक शक्ति दे दी है। अकबर को अमीर वर्ग के असंतोष की चिंता हुई, क्योंकि राज्य की नींव उन्हीं के करों पर टिकी थी। बीरबल का कद घटाना जरूरी हो गया और अकबर ने एक नई, अधिक जटिल आर्थिक चुनौती पेश करने का मन बना लिया, ताकि अमीर वर्ग को संतुष्ट किया जा सके। इस बार वो स्पष्ट रूप से धनपाल यानी अमीर वर्ग का साथ देने वाले थे। अकबर ने अगले ही दिन दीवान खास बुलावा भेजा। सभा में धनपाल और उच्च वर्ग के व्यापारी प्रमुखता से उपस्थित थे।
बादशाह ने घोषणा की, राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अब उत्पाद शुल्क एकाधिकार नियम लागू होगा। जो भी व्यापारी अगले 1 माह के भीतर राजकोष में सर्वाधिक राशि अग्रिम जमा करेगा, उसे ही राज्य के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर 3 वर्षों के लिए संपूर्ण कर छूट और एकाधिकार मोनोपोली प्राप्त होगा। यह स्पष्ट रूप से धनपाल जैसे बड़े साहूकारों को लाभ पहुंचाने वाला निर्णय था, जबकि छोटे और गरीब कारीगर सीधे बाजार से बाहर हो जाते। धनपाल ने तुरंत आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, आपने धन के महत्व को समझा है, ये न्याय है। बीरबल ने सुना पर मौन रहे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। वो जानते थे कि बादशाह ने जानबूझकर ये जाल बिछाया है। उन्हें अमीर का साथ देने वाले अकबर के इस फरमान को पलटना था, वो भी इस प्रकार कि बादशाह की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अब उनका ध्यान गरीब कारीगरों को बचाने की रणनीति पर केंद्रित हो गया। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल ने न तो महल के आराम की ओर देखा और न ही अपनी चिंता किसी पर प्रकट की। वो तुरंत उस तंग बस्ती की ओर चल दिए जहां उस फरमान से प्रभावित गरीब और छोटे कारीगर रहते थे। वहां निराशा का माहौल था। कारीगरों के चेहरे पर अपनी आजीविका खोने का भय स्पष्ट झलक रहा था। बीरबल ने कारीगरों के बीच एक वृद्ध पर अत्यंत कुशल मूर्तिकार को ढूंढा। उसका नाम रामू था और वो मिट्टी तथा साधारण धातु से ऐसी चीजें बनाता था जो देखने में किसी शाही कलाकृति से कम नहीं लगती थी। बीरबल ने रामू के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, रामू, बादशाह सलामत ने अमीर को न्याय दिया है, पर अब तुम्हें सिद्ध करना है कि न्याय धन में नहीं बल्कि अद्वितीय कला में होता है। तुम्हें एक ऐसा दर्पण बनाना होगा, बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, जो इतना शुद्ध हो कि उसमें देखने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपना रूप बल्कि अपनी आत्मा भी देख सके। बीरबल, अकबर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, शुरुआत में जब मुझे लगा कि तुम जानबूझकर अमीर की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि शायद तुम भावुकता में न्याय की राह से भटक रहे हो। तुम ये भली भांति जानते थे कि मैं नहीं चाहता था कि अमीर वर्ग असंतुष्ट हो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, न्याय का रास्ता हमेशा एक ही होता है, चाहे उस पर चलने वाला गरीब हो या अमीर। मैंने केवल मिट्टी की गंध को पहचाना। माधो के बैल के खुरों की मिट्टी और सेठ के कपड़ों में लगी मिट्टी में जो अंतर था, वही न्याय की कसौटी था। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। सत्य ही विजय है, बीरबल, और तुमने ये सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा सलाहकार वही होता है जो राजा की इच्छा को नहीं बल्कि उसके कर्तव्य को देखता है। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने खजांची को आदेश दिया कि माधो, गरीब किसान, को उसके नुकसान की भरपाई के लिए राजकोष से 2 नए बैल और 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। उन्होंने सेठ को चेतावनी दी कि यदि उसने भविष्य में कभी किसी गरीब को अपनी संपत्ति के बल पर सताने की कोशिश की तो उसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। माधो, जिसने न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी, अब खुशी और कृतज्ञता से अकबर के पैरों पर झुक गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में गहरी संतुष्टि थी। बीरबल, तुम ही मेरे राज्य की असली मशाल हो। तुमने आज मुझे सिखाया कि राजा का काम केवल शासन करना नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज बनना है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मैंने केवल इतना सुनिश्चित किया कि आपका सिंहासन सत्य की नींव पर टिका रहे। अमीर का पक्ष लेने की आपकी मानवीय इच्छा पर न्याय भारी पड़ा और यही राजधर्म है। मिट्टी की गंध ने दिखा दिया कि ताकत हमेशा सच्चाई नहीं होती। दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। न्याय की उस स्पष्ट घोषणा के बाद जहांपनाह अकबर ने तुरंत अगला आदेश दिया। उन्होंने घोषणा की कि गरीब किसान की जमीन और उसके नुकसान का पूरा हर्जाना अमीर व्यापारी को चुकाना होगा। अमीर व्यापारी, जो अब तक अपने अहंकार में खड़ा था, शर्मिंदा होकर घुटनों पर बैठ गया। धोखेबाज,
अकबर की आवाज में सख्ती थी। तुम्हारी दौलत ने तुम्हें यह गुमान दिया कि तुम न्याय को खरीद सकते हो, लेकिन याद रखना, मेरे दरबार में मिट्टी की गंध सोने की चमक से ज्यादा अहमियत रखती है। व्यापारी पर न केवल भारी जुर्माना लगाया गया, बल्कि उसे 7 दिनों तक राज्य के गोदामों में मेहनत करने की सजा भी मिली, ताकि वो श्रम का मूल्य समझ सके। गरीब किसान ने कृतज्ञता से बादशाह के पैरों को छूने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे। बीरबल ने दृश्य देखकर धीरे से कहा, जहांपनाह, जब राजा गरीबों का पक्ष लेता है तो प्रजा का विश्वास और दृढ़ होता है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह राजधर्म की विजय थी। अकबर ने बीरबल को स्नेह से देखा और दरबार में शांति के साथ न्याय की स्थापना हुई। किसान राहत की सांस लेकर सम्मान सहित दरबार से विदा हुआ। जाते जाते उसने एक बार फिर बादशाह को झुककर सलाम किया। उस दिन अकबर कुछ देर मौन रहे। उन्होंने अनुभव किया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता ने उन्हें केवल सही न्याय की राह नहीं दिखाई, बल्कि राजसत्ता का सच्चा उद्देश्य भी समझाया। बादशाह ने गहरी सोच में डूबे हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि न्याय की दौलत सोने की दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। जब तक हमारे सिंहासन के नीचे सबसे गरीब इंसान सुरक्षित महसूस नहीं करता, तब तक हमारा शाही खजाना कितना भी भरा क्यों न हो, वो खाली ही रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब पूरे राज्य में ये संदेश जाएगा कि न्याय के तराजू में धन की थैली का कोई वजन नहीं होता। राजा का धर्म सिर्फ अमीरों की रक्षा करना नहीं, बल्कि उस कमजोर को बल देना है जो अपनी बात स्वयं नहीं रख सकता। अकबर संतुष्ट हुए और दरबार बर्खास्त करने का आदेश दिया। उस दिन से गरीब किसान को न्यायप्रिय रामू के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि सेठ धनपाल, जिसने रामू से जमीन छीनने की कोशिश की थी, अपनी हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाया। दरबार बर्खास्त होने के बाद भी उसके हृदय में बीरबल के प्रति गहरी ईर्ष्या और बदले की भावना पनप रही थी। धनपाल जानता था कि वो सीधे तौर पर बादशाह को चुनौती नहीं दे सकता, इसलिए उसने बीरबल की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की योजना बनाई। उसने गुप्त रूप से शाही खजाने के कुछ अधिकारियों और दरबार के चापलूसों को भारी धन दिया। कुछ ही दिनों में दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि बीरबल केवल शब्दों के जादूगर हैं और वो भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय लेते हैं जो राज्य के आर्थिक हितों के खिलाफ होते हैं। धनपाल ने सीधे अकबर के सामने ये बात रखी, जहांपनाह, रामू जैसे लोगों को न्याय देना प्रशंसनीय है, लेकिन क्या आप भूल गए कि राजा का पहला धर्म अपने सबसे धनी और सबसे बड़े करदाताओं की रक्षा करना भी है? आपने बीरबल के बहकावे में आकर अमीर का साथ छोड़ दिया है। लगातार सुनियोजित षड्यंत्रों के कारण अकबर के मन में पहली बार बीरबल के न्याय पर हल्का संदेह उत्पन्न हुआ। अकबर ने लंबी सांस ली और धनपाल के तर्क को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। आपकी बात में दम है, धनपाल। राज्य की स्थिरता केवल गरीबों की भावनाओं पर आधारित नहीं हो सकती। अगले ही दिन बादशाह ने दरबार में एक चौंकाने वाला शाही फरमान जारी किया। उन्होंने रामू के पक्ष में दिए गए बीरबल के मूल निर्णय को आंशिक रूप से पलट दिया। फरमान के अनुसार रामू को अपनी खोई हुई संपत्ति का केवल 1/4 हिस्सा ही वापस मिलेगा, जबकि शेष धनपाल के पास ही रहेगा, जिसे राज्य के लिए सद्भावना कर मान लिया गया। इस निर्णय से दरबारी सकते में आ गए। वही धनपाल अहंकार से फूला नहीं समाया। बेचारा रामू, जिसने न्याय की पहली किरण देखी थी, अब फिर से अंधेरे में डूब गया। वो रोता हुआ सीधे बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल शांत थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, जब राजा अमीर का साथ देता है तो गरीब को बचाने के लिए बीरबल को थोड़ा टेढ़ा चलना पड़ता है। अब हम न्याय को दरबार से उठाकर सीधे बादशाह के दिल तक ले जाएंगे। और उन्होंने अपनी अगली चाल की योजना बनानी शुरू कर दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सामान्य विषयों पर चर्चा शुरू की, लेकिन धीरे से उन्होंने बातचीत का रुख धनपाल और रामू के मामले की ओर मोड़ दिया।
बीरबल ने बड़ी विनम्रता से बादशाह से कहा, जहांपनाह, आपके न्याय के बाद अब एक छोटी सी विसंगति खड़ी हो गई है। क्योंकि घनपाल की अमीरी पर शाही मुहर लग गई है, उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसकी दौलत केवल कागजों पर नहीं है। गरीबी के कारण रामू को जो मानसिक कष्ट हुआ है, उसका मुआवजा धनपाल को देना होगा। यह न्याय का भार है और रामू को तत्काल 500 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। रामू चकित था, लेकिन बीरबल की आंखों में छिपी रणनीति को भांपते हुए उसने तुरंत अपनी हथौड़ी उठा ली। ये दर्पण केवल एक कलाकृति नहीं थी, ये हुनर की कसौटी थी जिसे अमीर का धन कभी खरीद